नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे 24 रिपोर्टर्स के साथ। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। उमेश कुमावत के साथ देखेंगे श्रीनगर में तबाही के निशान। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक करीब 1,10,000 लोग बचाए गए। पानी कम हुआ लेकिन मुसीबत नहीं। जावेद मंसूरी के साथ देखेंगे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार बना सकती है तो हर्ज क्या है। बयान को कांग्रेस ने निजी कहा। उमेश पाठक के साथ देखेंगे 24 घंटे में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर 2 एफआईआर। लखनऊ में बिना इजाजत सभा पर केस दर्ज। अब भड़काऊ भाषण पर दर्ज होगी एफआईआर। और मयूर परीख के साथ देखेंगे अमेरिका में मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। न्यूयॉर्क में मिस अमेरिका की अगुवाई में होगा मोदी का रिसेप्शन। आगे सबसे बड़ी खबर देखने से पहले एक जरूरी बात। अब से आप हमारे रिपोर्टर्स के साथ सीधे भी जुड़ सकते हैं। हर खबर के साथ हम रिपोर्टर्स का ट्विटर हैंडल दिखाएंगे, जिसके जरिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है। अब महामारी का खतरा बन गया है। अभी भी लाखों लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। सेना ने अब तक 1,10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है, जबकि करीब 6 लाख लोग अब भी बाढ़ में फंसे हैं। सेना के 30,000 जवान दिन रात काम में जुटे हैं। भारतीय वायुसेना के 84 हेलीकॉप्टर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कल से पानी का स्तर घटा है, लेकिन एक मंजिल तक अब भी पानी है। श्रीनगर के जवाहर नगर, रामबाग, बादामी बाग, बटवारा में पानी भरा है। ये वो इलाके हैं जहां अब भी पानी भरा हुआ है। श्रीनगर के कुछ ऊपरी इलाकों में बिजली बहाल हुई है। यहां से पानी उतर गया है। यहां पर मोबाइल नेटवर्क्स ने भी काम करना शुरू किया है। एयरटेल, एयरसेल, बीएसएनएल की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। 65% सेवा बहाल की जा चुकी है। ये बीएसएनएल के हवाले से खबर है। श्रीनगर के 78 पेट्रोल पंप में आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। इस वक्त हम जवाहर नगर इलाके में हैं और ये जवाहर नगर का इलाका देखिए किस तरह से डूबा हुआ है। पूरा फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये जो लोग हैं ये देखिए किस तरह से खाने का सामान दे रहे हैं। तो ये लोग जो है ये सेकंड फ्लोर पर है। देखिए ये कुछ मांग रहे हैं चीज़ें। बिस्किट के पैकेट्स जो है अब इनको दिए जाएंगे। देखिए इस तरह से जो है इन लोगों को दिए जाते हैं पैकेट्स। तो कभी कभी पानी में भी गिर जाता है सामान। तो ये देखो ये लोग जो है इनको इस तरह से सामान मुहैया किया जाता है। ये आर्मी के लोग हैं और इस तरह से सामान मुहैया करा रहे हैं। हम लोग इस वक्त श्रीनगर के आसमान में हैं। सेना के हेलीकॉप्टर Mi-17 में है और आपको श्रीनगर का नज़ारा दिखाते हैं। 6 तारीख को यहाँ पर भारी बारिश हुई थी और 6 तारीख से लगातार 4 दिन तक बारिश होती रही थी। आज का क्या नज़ारा है श्रीनगर में? हालांकि पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप ज़मीन पर देख सकते हैं कि पानी से लबालब है शहर का एक बड़ा इलाका। ये जो झेलम के किनारे का हिस्सा है ये पूरी तरह से पानी से लबालब है। अभी भी यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 फीट तक पानी है। बड़ी तादाद में सेना और एयरफोर्स राहत कार्य चला रहे हैं और इस समय श्रीनगर के उस इलाके से गुजर रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कहर बरपा है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर राहत कार्य चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद से तीनों सेनाओं ने युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है लोगों को बचाने के लिए। इस वक्त हम श्रीनगर के एयरफोर्स बेस पे हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं या दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो लोगों को बचाने का काम करते हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम करते हैं। ये हेलीकॉप्टर है Mi-17 जो अभी पहुंचा है, एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंचा है श्रीनगर के लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ से लोगों को बचाने के बाद खुद एयरफोर्स ने अपना कैंप भी बनाया हुआ है। लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, इस जगह पर खड़े होते हैं और यहाँ पर उनके रुकने के लिए खाने पीने का पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो सेना प्रमुख हैं वो खुद कह चुके हैं, जनरल दलबीर सिंह, कि जब तक कि एक आदमी को बाढ़ से फंसे लोगों को निकाल नहीं जाता तब तक सेना का कोई भी जवान बैरक में वापस नहीं ले जाएगा। बाढ़ से प्रभावित जम्मू में मृतकों की तादाद बढ़कर 150 के पार पहुंच गई है। राहत और बचाव का काम जारी है।
अभी भी 200 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित 23,000 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 153 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 2,500 से ज़्यादा मवेशियों का नुकसान हुआ है और 16,000 गाँव के 20,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 83 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। एनडीआरएफ ने आज 540 और लोगों को बचाया है और 5 टन राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित करण नगर, चारसू, बेगमपुरा और अवंतीपुरा इलाकों में बांटी है। जम्मू में तवी नदी का पुल टूटने से 45 गांव का संपर्क जम्मू से कट गया था, लेकिन अब नया पुल बनने के बाद इन गांवों में भी राहत का काम शुरू हो गया है। कश्मीर की त्रासदी में कई लोगों की जानें गई हैं, कई अभी तक मिसिंग हैं। इस समय मेरे साथ दिल्ली में एक फैमिली मौजूद है, जिनकी फैमिली इस समय कश्मीर में है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बेटे का नाम है समीर चावला और बहू का नाम है प्रियंका चावला और छोटा बेटा है उनका 2 साल का बेटा है, वो नताश चावला है। संडे को हमारी बात हुई है उनसे, संडे के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। तो उनकी संडे की फ़्लाइट थी जो कि पोस्टपोन होकर मंडे की कर दी गई थी। मंडे को वीवर मतलब थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन मिला कि 4 o'clock हमने कांटेक्ट किया एयरपोर्ट पे, तो दे सेड की बोर्डिंग हो गई है उनकी। हमने बोला बोर्डिंग कर दी थी, तो वेयर आर द पैसेंजर्स, कहाँ हैं वो लोग? तो दे सेड कि हम ना ऐसी सिचुएशन में मैनुअल बोर्डिंग कर देते हैं। और वहाँ जाके हमने जब पूरा लड़ाई करी उनसे, तब जाके उन्होंने बोला है कि बोर्डिंग नहीं हुई थी, कंप्यूटर रॉन्ग थे हमारे। तो अब हमारे पास कोई कनेक्शन, कोई वो बात करने का जरिया नहीं था और 4 दिन से हमें नहीं पता, वी आर स्टिल मिसिंग देम। बिहार के दरभंगा के एक ही परिवार के 18 लोग कश्मीर में आई बाढ़ में फंसे हुए हैं। परिवार के लोगों को 8 तारीख तक दरभंगा लौटना था। ना ही ये वापस आए हैं और ना ही इनके सलामती की कोई खबर है। ये है जयप्रकाश सिन्हा। इनके बड़े भाई अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर गए थे। 8 तारीख को परिवार को वापस लौटना था, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई। जयप्रकाश का कहना है कि 4 सितंबर के बाद से बड़े भाई के परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हुई है। स्वयं अपने हैं, पत्नी है, 2 बेटा है, 2 पुत्र वधू है, 3 पोते हैं। एक भी आदमी हमारे बड़े भाई साहब के कोई नहीं है जो कि घर में हो, घर में ताला लगा के चले गए। इसीलिए चिंता का बात है, जब तक लौट के आने जाते हैं या कोई खबर भाई साहब से हमको फेस टू फेस बात नहीं हो जाती है, तब तक तो भारी चिंता में हम पड़े हुए हैं। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खास इंतजाम किए हैं। उत्तर रेलवे ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए जम्मू, उधमपुर और कटरा में हेल्प डेस्क बनाई है, जिनसे मदद ली जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक खास वेटिंग रूम भी बनाया गया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर यात्री स्टेशन मैनेजर से 9717 48892 पर या डिप्टी स्टेशन मैनेजर से 97176 31960 पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने जो 4 मेजर स्टेशन है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, यहाँ अपने स्टाफ को हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है कि उनके रहने के लिए एक स्पेशल जगह रहे और उनका ध्यान रखा जाए और उनके आगे ट्रेन का बंदोबस्त किया जाए। श्रीनगर में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए नॉर्दर्न रेलवे ने, दिल्ली मंडल ने 22,000 बॉटल अभी परसों ही भेजी हैं वहाँ पर। एयर इंडिया श्रीनगर में फंसे लोगों को बचाने के लिए मुफ्त सफर कराने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वडोदरा में आई बाढ़ के बाद अब थोड़ी राहत है, लेकिन बाढ़ की वजह से सड़क पर एक मगरमच्छ के आ जाने से लोग डर गए। ये तस्वीरें वडोदरा के समा सावली रोड की हैं। नदी का पानी सड़क से उतरा तब लोगों ने इस मगरमच्छ को देखा। विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर के बीचों बीच गुजरती है। पिछले 2 दिनों से नदी में पानी बढ़ने की वजह से शहर के निचले इलाकों में भी पानी भर गया था। नदी के पानी के रास्ते मगरमच्छ रोड पर आ गया। बीच सड़क पर मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और जब किसी ने पत्थर फेंककर उसे उकसाया तो उसे गुस्सा भी आ गया। विश्वामित्री नदी में करीब 200 से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। ये तस्वीरें हमें मौके पर मौजूद एक दर्शक ने भेजी है। वडोदरा शहर के 80% इलाकों से पानी निकल चुका है, लेकिन करीब 20% निचले इलाकों में अब भी पानी भरा है। जम्मू कश्मीर में अब भी लाखों लोग फंसे हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो वडोदरा में सड़क पर मगरमच्छ तक आ गए हैं।
प्राकृतिक आपदा की खबरों के आगे अगली खबर राजनीति की और कैसे शीला दीक्षित के बयान पर तूफान मच गया है, बता रहे हैं जावेद मंसूरी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि अगर बीजेपी ऐसी हालत में है कि वो दिल्ली में सरकार बना सकती है तो ये अच्छी बात है। शीला दीक्षित ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष ने अगर ऐसा भरोसा जाहिर किया है तो जिम्मेदारी से ही कहा होगा। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो जिम्मेदारी से कहा होगा ना। शीला दीक्षित ने यह भी कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में चुनी हुई सरकार न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई है। ऐसी हालत में लोकतांत्रिक सरकार बने तो अच्छा ही होगा। दिल्ली में नई सरकार के गठन पर कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बयान से खुद को अलग किया। कहा शीला दीक्षित का बयान उनकी निजी राय। अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग सोच होती है। पार्टी की ये सोच बहुत स्पष्ट है कि हमारे जितने एमएलएज हैं और जो एआईसीसी है वो बिल्कुल इस मत की है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी का किसी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनका बयान देख के बड़ी हैरत में हूँ कि इस तरह की बात कह देना सरकार को लेकर। मैं समझता हूँ या तो किस संदर्भ में उन्होंने कहा है मैं भी समझ नहीं पा रहा, या किस दबाव में उन्होंने ये कहा है। चूंकि सतीश उपाध्याय जी जिस तरह खैर मकदम कर रहे हैं शीला दीक्षित जी के बयान का, सतीश उपाध्याय जी कान खोल कर सुन लें कि कांग्रेस का जो स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि हाउस डिसॉल्व हो, फ्रेश इलेक्शन हो, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। हारून यूसुफ शीला दीक्षित पर किसी तरह का दबाव होने की आशंका से भी इंकार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने किया शीला दीक्षित के बयान का स्वागत। कहा अनुभवी नेता हैं शीला दीक्षित। देखिए, शीला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 15 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया है। वो संवैधानिक निटी-गिटीज को जानती हैं, उनको अनुभव है सरकार चलाने का और जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं उनको अच्छे से जानती हैं। तो इसलिए सवाल ये नहीं कि हमारे लिए कोई बहुत खुश होने की बात है। सवाल ये है, मैं इस चीज़ के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने एक गंभीर जवाब दिया है और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ सोच समझ के कहा है। शीला दीक्षित ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की हालत में है तो ये अच्छी बात है। जाहिर है दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी शीला के इस बयान से गदगद है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बयान पर किया है तीखा हमला। पार्टी ने कहा भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी शीला को डर है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा है कि शीला के बयान से साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले से कहती रही कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक साझेदारी है, एक अनस्पोकन रिलेशनशिप है, क्योंकि ये नहीं चाहते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। इसलिए शीला दीक्षित ने अगर आज बयान दिया तो मुझे इसमें हैरानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि शीला दीक्षित को कांग्रेस वो भ्रष्टाचार के मामलों में जो जांच होगी आम आदमी पार्टी के आने पर उससे भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो जांच हो गई तो शीला दीक्षित को जेल जाना पड़ेगा। सवाल ये है कि दिल्ली में नई सरकार के गठन पर शीला दीक्षित के बयान को उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ना कितना सही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के पास है सरकार बनाने का जनादेश, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत कहां से आएगा ये उन्हें नहीं पता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये बातें अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कही। अमित शाह ने कहा दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता। पिछले 1.5 साल में 2 बार जनादेश सामने आया, दोनों बार ये जनादेश बीजेपी के पक्ष में रहा। विधानसभा चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और लोकसभा में सभी 7 सीटों पर हमने जीत हासिल की। जनता का समर्थन साफ तौर पर हमारे साथ है। हालांकि राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन बीजेपी का समर्थन करेगा और कौन नहीं, लेकिन अगर कोई बीजेपी का समर्थन करना चाहता है, गलत तरीकों से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो समर्थन करना चाहता है, तो हमें समर्थन लेने से इनकार क्यों करना चाहिए। अमित शाह ने इन आरोपों को भी गलत बताया कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। अमित शाह का कहना था कि दिल्ली में फिर से चुनाव कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को पहले ही 2 बार जनादेश मिल चुका है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर चार्जशीट कोर्ट ने लौटाई। कोर्ट ने पुलिस से कहा चार्जशीट में खामियां ठीक कर फिर से पेश की जाए। अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पेश चार्जशीट को मुजफ्फरनगर की अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने चार्जशीट पेश करने से पहले आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की और इस तरह उसने सीआरपीसी की धारा 173 के प्रावधानों पर ठीक से अमल किए बिना ही चार्जशीट पेश कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने न तो आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किए जाने की मांग की और न ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 188 के तहत चार्जशीट पेश किए जाने को भी गलत बताया। कोर्ट ने पुलिस की गलतियां ठीक करके फिर से चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया है। अमित शाह के खिलाफ ये चार्जशीट लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण के मामले में पेश की गई थी। भड़काऊ भाषण पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग की फटकार, एफआईआर भी होगी दर्ज। यूपी में उपचुनावों से 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने कड़ी फटकार लगाई और आगे से जनसभाओं में एहतियात बरतने की हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश दिया कि वो योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराएं। यूपी में उपचुनाव के प्रचार के दौरान पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ पर नोएडा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे, जिस पर आयोग ने आदित्यनाथ को नोटिस भी भेजा था। बुधवार को भी योगी आदित्यनाथ ने बिना इजाजत लखनऊ में सभा की, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यूपी में 11 सीटों पर उपचुनाव 13 सितंबर को होना है। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को कैंपेन प्रमुख बनाया है। गुजरात पुलिस के पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में मिली जमानत। सोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर के आरोप में डीजी वंजारा 2007 से जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वंजारा पर जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों में वंजारा को अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना होगा, हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उन्हें निचली अदालत में पेश होना होगा। 2005 में जब वंजारा गुजरात एटीएस के हेड थे, तब उन्होंने सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया था। सोहराबुद्दीन को मारने के बाद उसे लश्कर का आतंकी बताया गया था और कहा गया था कि वो मोदी को मारने आया था। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में कुल 37 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हैं। अमित शाह को कोर्ट ने बेल दे दी थी। अपनी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर जो कच्छ बॉर्डर पर, खासतौर पर जो बॉर्डर पिलर नंबर 1175 है या फिर उसके करीब का जो एक नाला जो कि हरामी नाला के तौर पर जाना जाता है, अपनी खास भौगोलिक परिस्थिति की वजह से वहाँ का दौरा किया। जो एटीवी जो है, ऑल ट्रेन व्हीकल जो हैं, उनमें सवार होकर राजनाथ सिंह वहाँ गए। वहाँ का की जो खासतौर पर जो प्रतिकूल परिस्थिति है, जितना टफ चैलेंज है वहाँ पर सर्व करना बीएसएफ जवानों के लिए, उसको फर्स्ट हैंड उन्होंने एसेस किया और उसके बाद से यह कहा कि उस इलाके में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जिससे कि पेट्रोलिंग सघन हो सकती है, उसके लिए कोशिश की जाएगी, संसाधन बढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से बतौर गृह मंत्री अपने पहले बॉर्डर विजिट में गुजरात को चुना केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की हो रही है जबरदस्त तैयारी। भारतीय मूल की मिस अमेरिका नीना दावलूरी करेंगी सम्मानित। इस महीने के आखिरी में मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कसर ना रह जाए, इसलिए अभी से तैयारी में जुट गए हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगी मिस अमेरिका नीना दावुलारी। भारतीय मूल के ही मशहूर न्यूज एंकर हरीश श्रीनिवासन कार्यक्रम के मेजबान की भूमिका में नजर आएंगे। मोदी के सम्मान में होने जा रहे कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टिकटों को लेकर सिर्फ अव्वल। रोहतक और गुड़गांव में समर्थकों का हंगामा। हंगामे की ये तस्वीरें रोहतक की हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जंग छिड़ी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में महम विधानसभा क्षेत्र से शमशेर सिंह खरकड़ा को टिकट दिया है। खरकड़ा पहले INLD में थे। खरकड़ा को टिकट देने से एक और बीजेपी नेता बलराज कुंडू के समर्थक गुस्से में हैं। वो राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं। टिकट मिलने का सिर्फ एक कारण बताया जा रहा है कि वो रामविलास शर्मा और राव इंद्रजीत के पैर दबाता रहा, वहाँ बैठकर थैलियां देता रहा,
पैसे देता रहा और उसको वहां से टिकट मिल गई। दूसरी तरफ गुड़गांव में ब्राह्मण समाज ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका मानना है कि टिकट बंटवारे में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है। इनके मुताबिक पहली लिस्ट में बीजेपी ने सिर्फ 3 ब्राह्मण उम्मीदवारों को रखा है, जो कि गलत है। ऐसी आशंका है कि गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवारों को भीतर के लोगों से काफी खतरा हो सकता है। भले ही आम लोगों को आधार कार्ड बनवाने में परेशानी महसूस होती हो, लेकिन राजस्थान के सीकर में तो भगवान हनुमान तक का कार्ड बन गया। इस आधार कार्ड को ध्यान से देखिए, इसमें भगवान हनुमान का नाम लिखा है। कार्ड पर लिखा है हनुमान जी, सन ऑफ पवन जी, वार्ड नंबर 6, पंचायत समिति के पास, रामगढ़ सीकर, दाता रामगढ़ राजस्थान। नंबर भी है 209470519541। सीकर जिले के दातारामगढ़ में हनुमान जी के नाम से जारी आधार कार्ड बनने से डाकिये की परेशानी बढ़ गई है। 6/9/2014 को हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन एड्रेस ढूंढने पर जो हनुमान जी सन ऑफ पवन जी कहीं पे मिले नहीं, और जब इसे खोल कर देखा तो इस पे हनुमान जी की फोटो थी। डाकिये का कहना है कि एक लड़के ने कबूला है कि कार्ड पर लिखी जानकारी उसकी है, लेकिन फोटो गलत लगी है, इसलिए उसने कार्ड नहीं लिया। फोटो और फिंगर सब कुछ बायोडाटा मेरे फिंगर सब कुछ है, इसको अपडेट करा के मेरा आधार कार्ड बनाना चाहता हूँ। डाकिये ने तो आधार कार्ड लौटा दिया। अब प्रशासन इस बात की जांच में जुटा हुआ है कि आधार कार्ड पर हनुमान जी की फोटो कैसे लगी। भारत ने आज जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। इस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के कोस्टल इलाके में स्थित टेस्ट रेंज में किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले परमाणु क्षमता संपन्न इस मिसाइल का पूरी तरह से देश में निर्माण किया गया है। इस मिसाइल का वजन 1 टन है और ये परमाणु हथियार लेकर 700 किलोमीटर तक सफलतापूर्वक मार कर सकती है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन जिस तरह से परमाणु हथियारों की होड़ में जुटे हैं, ऐसे में भारत के लिए अपनी रक्षा के लिए ये बड़ी कामयाबी है। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर विकलांग धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को बड़ी राहत। कोर्ट ने गर्लफ्रेंड की पूर्व नियोजित हत्या के आरोप से बरी किया। ऑस्कर पिस्टोरियस पर चल रहे गर्लफ्रेंड की हत्या के मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज ने कहा है कि शुक्रवार को यह तय किया जाएगा कि वो गैर इरादतन हत्या के दोषी हैं या नहीं। इससे पहले जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप लगाने वाला पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि पिस्टोरियस ने हत्या की पूर्व नियोजित साजिश रची थी। पिस्टोरियस पर 29 साल की अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की पिछले साल वैलेंटाइन डे के दिन पूर्व नियोजित हत्या का आरोप था। हालांकि वो इन आरोपों से इनकार करते रहे। उनका कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति का आभास होने पर उन्होंने गोली चलाई थी। पिस्टोरियस ने 2012 के लंदन पैरालंपिक में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर 13 साल पहले आज ही के दिन हुए हमलों से पूरी दुनिया दहल उठी थी। अलकायदा के इस हमले में 3000 लोगों की जान गई थी। अमेरिका ने हमले का बदला अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को मारकर ले लिया है, लेकिन इराक में अमेरिकी कार्रवाई से नाराज ISIS के आतंकियों ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी है। ISIS ने कहा है कि अमेरिका पर 11 सितंबर जैसा हमला किया जाएगा। ISIS की इस धमकी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ISIS को पूरी तरह खत्म करना उनका मकसद है। ओबामा ने कहा है कि ISIS के आतंकी जहां भी छुपे होंगे उन्हें वहां से ढूंढ निकालेंगे। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में फिलहाल इतना ही। इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में महामारी का खतरा, राजनाथ सिंह 100 दिन की उपलब्धियां बताएंगे और DU और JNU में छात्र संघ के चुनाव।